Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start a new chapter in our class 11 physics और आज जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो स्टार्ट करते हैं बेटा. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है. नाउ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये हमारे क्लास 11th के फिजिक्स का एक चैप्टर है. बहुत ही आसान सा चैप्टर है. बेसिकली हम लोग यदि बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन के अंदर में, जहां पर आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं. एक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक है आपका काइनेटिक थियोरी और एक है आपका थर्मोडायनेमिक्स. जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उससे बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी में दिखेंगी, कुछ चीजें आपको डिसिमिलरिटी भी दिखेगी, तो वो एक अलग बात है. ठीक है. उस चैप्टर में जब हम जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे. अभी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी जो हमारा चैप्टर है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो जैसे ही मैं कहता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो इसका मतलब हमें यहां पर एक वर्ड दिखता है थर्मल, और ये जो थर्मल वर्ड है वो हम कह सकते हैं कि या तो ये टेम्परेचर इस वर्ड से एसोसिएटेड है, या मैं कह सकता हूं कि ये जो वर्ड है ये आपका हीट वर्ड से एसोसिएटेड है. थर्मल टेम्परेचर या हीट से ये वर्ड एसोसिएटेड है. सवाल उठता है कि ये टेम्परेचर और जो हीट है इन दो चीजों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, क्या ये दोनों सेम हैं या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, किस प्रकार से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है. सो हम लोग जब बात करते हैं, हम लोगों के पास में हम जानते हैं कि भाई बायो में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि हमारी कुछ इंद्रियां होती हैं, सेंस होते हैं, और उसमें से एक सेंस का नाम है टच, है ना. टच हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं किसी भी चीज को. अब किसी भी चीज को टच करने पर हमारे पास में हमें एक सेंसेशन मिलता है, यस और नो. अब इस सेंसेशन से हमें एक चीज पता लगती है कि कोई भी चीज जो है वो ठंडी है या गर्म है, यस और नो. ये जो सेंसेशन है बेसिकली ये जो कोई चीज कितनी ठंडी है या कोई चीज कितनी गर्म है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है ये, तो वो जो सेंसेशन है, अब इस सेंसेशन की को यदि मैं मेजर करूं तो इसकी एक डिग्री निकल के आती है. तो ये डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर. टेम्परेचर को इन जनरल लैंग्वेज में यदि मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर इज व्हाट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, टेम्परेचर. इज कॉल्ड एज व्हाट, टेम्परेचर. कौन जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी से निकल के आया है. कोई भी टेम्परेचर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर इज अ फिजिकल पैरामीटर, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग उसे मेजर कर पा रहे हैं. तो उस मेजरमेंट से हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कोई बॉडी कितनी गर्म है, उसको जो हम मेजर कर पा रहे हैं तो वो उस बॉडी के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो उस बॉडी के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहां पर जो हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, बेसिकली हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीजें हैं. हीट जो है, हीट बेसिकली इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. हीट is basically a type of energy which flows from hot body to cold body. ठीक है. हीट वो एनर्जी का नाम है जिसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं जब कोई गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है, गर्म चीज को ठंडी चीज के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो वो जो एनर्जी फ्लो होती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हीट. उस एनर्जी को क्या कहते हैं,
हीट कहते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस हमारे दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि भैया टेम्परेचर एक अलग चीज है और एनर्जी या हीट जो है वो एक अलग चीज है। बोथ आर नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं है। टेम्परेचर इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। आप 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं, लेंथ, मास, टाइम, और उसमें एक टेम्परेचर आता है। तो टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। लेकिन हम लोग डे टू डे यूज में हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं। हम लोग डे टू डे में क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं। अब यहां पर सिंस एक पॉइंट को समझिए, पॉइंट क्या है कि भाई मैं कह रहा हूं यहां पर कि जो टेम्परेचर है ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और यदि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, या मैं बोलूं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ ऐसा भी बोलूं तो इसका मतलब है इट कैन बी मेजर्ड। और यहां पर जो हम लोगों ने बेसिक जो कॉन्सेप्ट बोला है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, तो इनमें एक रिलेशन है। एक बात को समझिए क्या है कि यहां पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर को, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, तो यहां हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर सेंस। लेकिन हमारा ये जो सेंस है ये कभी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सेंस कैन बी रॉन्ग, गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही गलत होगा, क्योंकि देखो अब यदि कोई एक गर्म चीज है और एक ठंडी चीज है, मान के चलो अभी आप एक कमरे में बैठे हुए हो और आपके सामने एक गर्म चाय की प्याली हो और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, ठंडी वाली, जो एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हो, तो आप और आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, ठीक है, आंखें बंद कर दी जाएं, क्योंकि आंखों वाले सेंस का उपयोग नहीं करना है। तो आप यदि एक हाथ से उस गर्म चाय की प्याली में उंगली डुबो दो, मजा आएगा एकदम से, और कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में भी उंगली डुबो दो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये गर्म चाय की प्याली है और ये चिल्ड वाली कोल्ड ड्रिंक है ना। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यहां पर हमारे सेंस ने एकदम परफेक्ट काम किया है, यहां पर हमारे सेंस ने परफेक्ट काम किया है। तो अब यहां पर आपके मन में एक शंका आ रही होगी, सर आपने लिखा है सेंस कैन बी रॉन्ग, कैन यू इलेबोरेट इट, कि भैया हमारा सेंस कैसे गलत हो सकता है। तो इस सेंस को गलत ठहराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पहले टेक योर हैंड, अपने हाथ को लीजिए मतलब ऐसा नहीं उखाड़ के रख दिया साइड में, ये लो हमारा हाथ सर, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को सिंपल सा काम ये करना है, डिप योर हैंड इन ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर का मतलब समझ में आता है, गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अपने हाथ को गुनगुने पानी में डुबो के रखिए। और इसके पश्चात अब आप क्या कर सकते हैं, इसके पश्चात आप इस हाथ को यहां से निकालिए और थोड़े से ज्यादा गर्म पानी में डालिए। एक स्टेप कि मोर हॉटर वाटर में डालिए। और एक काम ये करिए कि एक ठंडे कोल्ड पानी में भी डालिए। और आप देखो ये दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग बार करने हैं, ठीक है, आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको अलग अलग बार करने हैं। तो होता क्या है, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मान के चलो यहां पर यदि इन सारी सिचुएशंस को एक एक करके मैं एनालाइज करता हूं। मान चलो आपने क्या किया कि पहले आपने गुनगुने पानी में अपना हाथ डाला, उसके बाद गर्म पानी में हाथ डाला, तो आपको ये गर्म पानी गर्म ही लगेगा। और अपने हाथ को वापस से गुनगुने पानी में डालिए, थोड़ी देर रहने दीजिए और उसके बाद में ठंडे पानी में डालेंगे तो आपको पानी ठंडा ही महसूस होगा। यस और नो, क्या ये बात सही है? अच्छा, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को जो ठंडे पानी में रखा हुआ था, ठंडे पानी में जो चिल्ड पानी में रखा हुआ था, उसको वापस से उठा के यदि मैं इस गुनगुने पानी में डाल देता हूं तो ये पानी अब गर्म लगने लगता है। ये पानी क्या होने लगता है, गर्म लगने लगता है। और यहीं पर सारी चीजें
प्रॉब्लम करने लगती है। क्यों? देखो गुनगुना पानी है मतलब वो नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर वाला वाटर है, जो कि गर्म था ही नहीं, जो कि गर्म था ही नहीं, लगभग ना के बराबर उसे गर्म मान लीजिए। लेकिन जब मैंने अपने हाथ को ठंडे पानी के अंदर डाल के रखा थोड़ी देर, और उसके बाद में उठा के जब मैं यहां से सीधा इस गुनगुने पानी में डाल देता हूं, तो मुझे वो पानी जो है, ल्यूकवार्म वाटर भी है, मुझे ज्यादा गर्म लगने लगता है, ज्यादा गर्म लगने लगता है। यस, गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इट इज द डिफरेंस। ये यहां पर एक डिफरेंस है कि यहां पर आपके सेंस अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमें हमारे जो हाथ हैं उसको तो वही फीलिंग आनी चाहिए भाई, हमारे दिमाग को तो वही फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा ना होने के पीछे क्या रीजन है? ऐसा ना होने के पीछे रीजन है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसे हम लोग आगे इसी सेक्शन में, इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली, कि जब आप ठंडे पानी के अंदर में, ठंडे पानी के अंदर में हाथ को डुबो के रखते हैं, तो आपका जो टेम्परेचर है ऑफ हैंड, वो क्या हो जाता है? लोअर्स। लोअर्स मतलब कम हो जाता है भाई। ठंडे पानी के अंदर में आपने हाथ के डुबो के रखा, तो आपके हाथ का टेम्परेचर क्या हो गया? ठंडा हो गया है, आपका हाथ ठंडा पड़ गया है, आपका हाथ का टेम्परेचर कम हो गया है। अब जब हम लोग यहां से इस ल्यूकवार्म वाटर में जा रहे हैं, थोड़े से गुनगुने पानी की ओर जब जा रहे हैं, तो क्या होने लगता है कि ये गुनगुने पानी का टेम्परेचर इस ठंडे पानी की तुलना में तो ज्यादा होगा। तो यहां पर हीट जो है इस हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो होने लगती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। एक नेचुरल फिनोमिना के बारे में आप लोग जानते हैं, जनरल लॉ है, नेचुरल लॉ है, नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज जो ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ बहती है। यस और नो? क्या इस बात से सब लोग सहमत करते हैं? मतलब जब आपके पास में पानी होना है, पानी है, नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन यही पानी यदि किसी पहाड़ी की चोटी पे, तो वहां से नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हायर ऊंचाई पर जाने पर, हाइट पर जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है, तो उसके कारण वो नीचे की तरफ फ्लो अपने आप करता है। ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे ही यहां पर जो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तो वहां से वो एनर्जी कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होने लगती है। ये बेसिक आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में इसी को हम लोग लॉ के नाम से भी पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा कुछ तो भी हम पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिर्फ इतना सोचिए, तो जब आपकी बॉडी में कहीं से हीट का ट्रांसफर होता है, मींस इफ योर बॉडी रिसीव हीट फ्रॉम अ डिफरेंट बॉडी, देन आवर सेंस सेज दैट दैट पर्टिकुलर बॉडी इज हॉटर। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? ये यहां पर ध्यान से दीजिए, मैंने बोला इफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज रिसीव्ड बाय अवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा यदि हीट एनर्जी को रिसीव किया जाता है, देन आवर सेंसेस से दैट, क्या कहते हैं? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हॉटर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हॉटर, ऐसा हमारे सेंस हमको बतलाते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब गुनगुने पानी के लिए हम नहीं, यदि मेरा हाथ में सीधा गुनगुने पानी में डाल रहा हूं, तो मेरा हाथ नहीं बता रहा है कि ये पानी गर्म है। गुनगुना पानी मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर है, तो वो गर्म नहीं बता पा रहा है। लेकिन जब मैं मेरे हाथ को ठंडे पानी से उस गुनगुने पानी में डाल देता हूं, तो मेरा सेंस मुझसे कहने लगता है भैया ये पानी बहुत गर्म है, ये पानी बहुत गर्म है, हाथ बाहर निकाल जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हालांकि आपने एक सुना होगा चीजों को कि ज्यादा ठंडी चीजें भी जलाती हैं, ज्यादा ठंडी चीजें भी जलाती हैं। क्यों ऐसा होता है? अगेन द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर देयर। वहां पर भी क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और जितना आगे चल के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोगों को पढ़ाया जाएगा कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी फास्ट वो चीज ठंडी होगी, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर डिफरेंस कम होते जाएगा, वैसे ही ठंडे होने की रेट जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये आगे चल के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा जाएगा। लेकिन ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं। देखो अभी तक मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूं। हो सकता है 10-1 मिनट और मैं यही जनरल बातें करूं,
या हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए थे। बेसिक से पॉइंट से आगे बढ़ता हूं मैं। और अब सिंस मैंने यहां पर एक पॉइंट बोला था, यदि आपको याद हो, कि टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, और टेम्परेचर को यदि मेजर किया जा सकता है तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, कोई तो भी स्केल होनी चाहिए। और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो स्केल जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। उस डिवाइस का नाम क्या होता है बेटा, थर्मोमीटर होता है। अब थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपका मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। आपने सुना होगा ना, बुखार हो जाता है तब कहते हैं ना 104 बुखार हो गया, तो वो 104 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बेटा। 100 डिग्री पे तो पानी गर्म हो जाता है, पानी उबल जाता है 100 पे, तो 104 यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब आपके ऊपर पानी डालो तो पानी में से भाप निकलेगी, ऐसा नहीं होता है ना। क्या इतना होता है क्या, नहीं। वो दूसरी स्केल है। वो कौन सी स्केल है, वो है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल। वो कौन सी स्केल है बेटा, फ़ारेनहाइट स्केल होती है। अब ऐसे यदि हमारे पास में देखा जाए तो ओवरऑल इन जनरल हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो टेम्परेचर स्केल हैं जिनके बारे में हम लोग ज्यादा फैमिलियर रहते हैं और जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आती है, वो होती है डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये तीन स्केल वो स्केल होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा काम में आती हैं। अब यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या होता है कि यदि हमें कोई भी टेम्परेचर स्केल चाहिए तो उस टेम्परेचर स्केल के लिए हमारे पास में क्या है, कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए। क्या किए गए, कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा एरा गहरा नत्थु खेरा और उसने अपनी स्केल बना दी, नहीं। क्या होता है कि हम लोगों ने क्या कर लिए हैं कि टेम्परेचर स्केल के डिजाइन के लिए, टेम्परेचर स्केल डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपर फिक्स पॉइंट की बात करते हैं और एक लोअर फिक्स पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास में अपर फिक्स पॉइंट होता है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी रीडिंग को लेते हैं। जैसे आपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखा होगा तो उसमें नीचे, सबसे नीचे एक नंबर लिखा होता है और एक सबसे ऊपर नंबर लिखा होता है, और इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे पास में टेम्परेचर स्केल बन जाती है। इस प्रकार से हमारे पास में क्या बन जाती है, एक टेम्परेचर की स्केल बन जाती है। बेसिकली ये जो टेम्परेचर स्केल में यूएफपी, जो अपर फिक्स पॉइंट है, मैंने क्या नाम दिया है, अपर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको मैंने नाम दिया है, जनरली ये आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जनरली ये हमारे पास में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, या हम लोग इसे स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एकदम सिंपल सिंपल सी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर सिमिलरली ये जो एलएफपी मेरे पास में दिख रहा है, इसे मैंने नाम दिया है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या नाम दिया है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट नाम दिया है, जिसका दूसरा नाम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। मतलब इसे मैं कह सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी मैं कह सकता हूं। अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, स्टीम पॉइंट। तो इसे बेटा एक और नाम आइस पॉइंट भी कहा जाता है। तो अब यहां पर आप इन टर्मिनोलॉजी से एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, वो पता क्या है, अपर फिक्स पॉइंट मतलब जो ऊपर की साइड का स्केल का है, लोअर फिक्स पॉइंट मतलब जो लोअर की, जो सबसे नीचे है, जहां से आपकी मेजरमेंट स्टार्ट होगी और जहां पे जाके उस स्केल में खत्म होगी, वो उसकी एक रेंज हो गई। यहां पर अपर फिक्स पॉइंट को फिक्स किया गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के साथ में। मतलब क्या है, वो टेम्परेचर। अब देखो, जब आप स्केल डिजाइन करोगे तो आप अपनी मर्जी से लोगे, भैया मैंने मान लिया कि मेरा पानी 100 अमर पे उबलता है या 500 अमर पे उबलता है, मेरा नाम अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो आपका नाम क्या है, सोनू मोनू चिंकी मिंकी। मैंने बोला मेरा पानी, मेरा पानी मतलब जो भी पानी है वो पानी जनरल है, मेरा क्या अलग से थोड़ी पानी आएगा। मैंने माना
कि पानी जब उबलता है, चिंकी ने सोचा कि चिंकी को अपनी खुद की स्केल बनानी, चिंकी ने मान लिया कि पानी उबलता है जब टेम्परेचर 500 चिंकी हो जाता है, और वही पानी बर्फ बन जाता है जब वो पानी का जो टेम्परेचर है वो -500 चिंकी हो जाता है। बन गई स्केल, खत्म कहानी। इतना सा काम करना होता है। बात समझ में आई? ऐसा उसने मान लिया। लेकिन चिंकी कोई ऐसी वैज्ञानिक तो नहीं है ना? है क्या? तो कौन मानेगा? ऐसे जैसे मैंने बोला, फिर तो हर कोई राह चलते ऐरा गहरा नत्थु कह रहा अपनी स्केल बनाएगा और बोलेगा नहीं भैया सब मानो। ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हां, ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए इस एग्जाम्पल को आपको दिया गया है। लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड स्केल्स अवेलेबल हैं। उन स्केल्स को हम लोगों को यहां पर देखना है। उन स्केल्स को हम लोगों को यहां पर क्या करना है? देखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब पानी यहां उबला और पानी यहां पे बर्फ बन रहा है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसे कहा जाता है चेंज ऑफ स्टेट। पानी उबल के भाप बनेगा, स्टीम बनेगी, स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैसीय स्टेट में। केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। और वाटर फ्रीज हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट करके टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसी टॉपिक में ही है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर में आज का लेक्चर के बाद में शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम लोग उसी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ली जाती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि देखो आपने केमिस्ट्री में पीवीजी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ के रखा है कि नहीं? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो, यस और नो? किसी एक चीज को कांस्टेंट रख के दूसरे चीज को कांस्टेंट चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस कर सकते हो। लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बातें करनी होती हैं। चलो अब इस स्केल की डिजाइनिंग पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस स्केल की डिजाइनिंग में हमारे पास में जो स्केल्स हैं वो कौन कौन सी स्केल हैं? हमारे पास में सबसे पहली जो स्केल है वो है बेटा डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है, ये सबसे पहली स्केल है मेरे पास में। इसके बाद में हमारे पास में है फ़ारेनहाइट। देखो ये स्पेलिंग यदि गलत हो जाए तो टेंशन लेना मत और टेंशन देना भी मत। ठीक है, ये दो स्केल हो गई। एक है हमारे पास में केल्विन स्केल। ये तीन वो स्केल हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता है। लेकिन इसके अलावा दो और स्केल हमारे पास में होती हैं। एक का नाम होता है रीमर और एक का नाम होता है नाम भी रैंकाइन स्केल। रीमर स्केल और रैंकाइन स्केल। रीमर स्केल और एक होती है हमारे पास में रैंकाइन स्केल। ये तो हमारे पास में हो गई 5 स्टैंडर्ड स्केल। और एक हम लोग यहां पर बात करेंगे चिंकी मिंकी स्केल। ठीक है, आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने नाम का डाल के स्केल बना सकते हैं। अब इसमें से हमारा जो फैमिलियर है वो कौन है? कि हम लोग यहां पर अपर फिक्स पॉइंट की जो बात करते हैं वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, सी लिखा जाता है और सी के इधर में डिग्री का साइन होता है। और यहां पर लोअर फिक्स पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमें पता होता है किसके बारे में? डिग्री सेल्सियस स्केल में। अब हम लोगों को जो बाकी स्केल हैं इनको देखना है। तो इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में 273, ध्यान रखना केल्विन, और ये होता है 373 केल्विन। ठीक है, अब अलग अलग स्केल हैं हमारे काम की जो चलेंगी सबसे ज्यादा केल्विन और डिग्री सेल्सियस, यही दो स्केल होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा काम में आती है। लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आ गई रीमर। तो रीमर में होता है 0 और 80। ठीक है, एक और बच गई रैंकाइन। रैंकाइन को हम लोग जैसे देखो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन, केल्विन को डिग्री केल्विन मत लिख देना,
केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं होता है। हाँ, कई बार आपने बुक्स के अंदर में भी देखा होगा कि डिग्री केल्विन ये वर्ड आमतौर पर यूज कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बच गई कौन सी, दो बच गई। एक तो ये बच गई 460 रैंकाइन और 672 रैंकाइन, ठीक है। ये है, ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए। अब इसके बीच में जो डेटा है इसको इक्वली डिवाइड किया जाता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 100 डिवीजन्स मिलेंगे। यहां आप देखोगे 32,212 मतलब 180 डिवीजन्स हैं यहां पर। यहां पर आपके फिर से 100 डिवीजन है और यहां पर आपके पास में 80 डिवीजन है। यहां पर आपके पास में कितने, 460, 560, 660, 212 डिवीजन है यहां पर। तो ये अलग अलग डिवीजन मेरे पास में यहां पर मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, देखो हमारे पास में जो सवाल आता है वो कन्वर्जन के लिए आता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, रीमर और रैंकाइन ये दोनों स्केल पे आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये इट इज जस्ट फॉर ओनली जनरल नॉलेज पर्पज, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए है। आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रहे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है रीमर और रैंकाइन में, है ना। अब ये चिंकी स्केल क्या है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। सर चिंकी स्केल, भैया एक नाम दे दिया, अब कुछ तो नाम देना था ना मुझे, तो वो कुछ तो भी नाम उठा के मैंने कुछ तो भी दे दिया, चिंकी दे दिया। आपको चिंकी अच्छी नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको शाहरुख खान अच्छा लग सकता है, आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लग सकता है, तो आप लिख दीजिए अमिताभ स्केल, कोई बुरा नहीं मानेगा, एग्जामिनर भी बुरा नहीं मानेगा। बात समझ में आ रही है। सो यहां पर पूरी की पूरी कहानी इसी बात पर टिकी हुई है कि हमें कन्वर्जन करना कैसे। तो कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास में होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि टेम्परेचर इन एक्स स्केल, एक्स मैंने ऐसे दे दिया, जो भी नाम देना है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये है कहानी, इसके बेसिस पर सब कुछ चलता है। क्या बोला, टेम्परेचर इन एक्स स्केल। अब ये एक्स कोई भी स्केल होने दो, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी बॉडी हैविंग एनी टेम्परेचर, हैविंग एनी टेम्परेचर। तो भैया हमने देखो इसको लिख दिया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में मान लिया C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस का 0 बराबर, यहां आएगा फ़ारेनहाइट के लिए मैं F यूज कर रहा हूं, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस का 32 बराबर कैल्विन के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273 बराबर, इसके लिए लूंगा तो क्या आएगा, R माइनस का 80 माइनस का R 0 बराबर आर ए माइनस 460 डिवाइडेड बाई 672 माइनस 460 बराबर कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पर अब देखो ये जो मैंने लिख दिया है, अब ये आपको याद है तो काम हो जाएगा, या फिर आपको ये काम है इससे काम हो जाएगा। टेम्परेचर इन एक्स स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज व्हाट, कांस्टेंट। ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आपके क्या हो जाएंगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यदि आप बुक्स को देखोगे ना, उसके अंदर में आपको जनरली ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, C डिवाइडेड बाई 100 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 बराबर K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। याद रखना मैं यहां पर 273.15 होता है उसे मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं नेगलेक्ट करते हुए चल रहा हूं, इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई 80 बराबर आर ए माइनस का 460 डिवाइडेड बाई 212, ठीक है। श्योर है, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल होते हैं जरा बेसिकली देखते हैं। पहला आता है आपके पास में, एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास में, क्वेश्चन है कन्वर्ट
40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब देखो कई लोगों को इसकी एक इक्वेशन भी याद होगी, वो उस इक्वेशन को भी मैं निकाल दूंगा, लेकिन पहले इसको देखिए। तो आपने अभी देखो क्या देखा था, C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 बराबर फ़ारेनहाइट है, मतलब F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस का 32। सो यहां पर आपने लिख लिया था C डिवाइडेड बाई 100 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, आगे आपने क्या किया, 0 से 0 काट लिया, 2 से काटोगे 5 और 2 से काटोगे 9। तो बेटा ये आपके पास में आएगा C बाई 5 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इक्वेशन आपके लिए आ जाएगी 9C बराबर 5F माइनस 32 पंजे 3 पंजे 15 160। सो इट इंप्लाइज F बराबर 9 बाई 5C प्लस 160 में 5 का डिवाइड करो, 5 दिया 15 32। 9 बाई 5C प्लस का 32, 9 बाई 5C प्लस का 32। ये आपके पास में एक इक्वेशन आ जाती है जिसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। बहुतायत में प्रयोग में किया जाता है मतलब क्या होता है, कई बार आप देखोगे ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली लिखी हुई मिल जाएगी, F बराबर 9 बाई 5C प्लस का 32। यहां पर यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, पता है क्या, मैं यहां पर आपसे ग्राफ बनवा सकता हूं। पता है कौन सा ग्राफ? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में ग्राफ बना दो मेरे लिए। क्या बना पाओगे यदि मैं यहां पर F लिख दूं और यहां पर C लिख दूं? तो बिल्कुल आपको बनाते आना चाहिए। ग्राफ में सिखा चुका हूं कैसे करना है। C की जगह 0 रख के देखो तो 32 आएगा, मतलब यहां से कहीं से स्टार्ट करो, और y इज इक्वल्स टू mx प्लस का c है। और भैया क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस का c। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जहां पर ये वाला पॉइंट कितना है, 32 है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, बना दिया ग्राफ। ऐसे ही मैं किसी भी स्केल में आपसे ग्राफ बनवा सकता हूं, मैंने सिर्फ एक सवाल कर दिया। अब अपना मेन जो सवाल था उसको मुद्दे से भटकिए मत। कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो भैया मैं सीधे साधा मैं लिख देता हूं, अब F बराबर 9 बाई 5C प्लस का 32, मतलब F बराबर आएगा 9 बाई 5 इंटू 40 प्लस का 32। सो F बराबर 5 8 40 8 9 72 प्लस का 32। कैलकुलेशन को बेटा खुद से क्रॉस चेक कर लेना, 2 और 2 4, 104 104 है ना। बुखार आ गया आपका? अरे वाह। और कैसा सवाल पूछा जाता है, और सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन एट वॉट टेम्परेचर, मैं तो स्टैंडर्ड सवाल करवा रहा हूं, एट वॉट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। ये भी एक स्टैंडर्ड सा ही सवाल है। तो कैसे करोगे, ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, F बराबर 9 बाई 5C प्लस का 32, दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने बोल दिया दोनों को y मान लो या x मान लो। तो x बराबर 9 बाई 5x प्लस का 32, इधर से उधर ले जाओ तो माइनस का 32 बराबर 9 बाई 5x माइनस का x। सो यहां पर माइनस का 32 बराबर माइनस का 4x अपॉन 5, सॉरी यहां तो प्लस ही आएगा। अब इसको इधर ले जाओ, 4 8 32 8 45, तो x बराबर आएगा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, हर टीचर इस सवाल को करवाता ही है। ठीक है, क्लियर। तो ये कन्वर्जन के बेसिक 2 सवाल मैंने करवाए। अब देखो हर स्केल पे एक सवाल बनवाया जा सकता है। ठीक है, अब एक जो स्केल जो बनवाई है, चिंकी वाली जो स्केल बनवाई थी हम लोगों ने, चिंकी को तो चिंकी नाराज हो जाएगी। चिंकी को कॉलम खाली छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? अरे बोलो छोड़ा था ना। तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास में चिंकी है, और चिंकी ने बोला कि मैं एक स्केल बना रही हूं जिसमें मेरा वाटर जो है, वाटर फ्रीजेज एट -500 चिंकी, -500 चिंकी, एंड बॉयल्स एट प्लस का 500 चिंकी। ठीक है, सवाल आसान दूं कि डिफिकल्ट दूं? चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं,
मैंने माना लेट्स से इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर इन चिंकी स्केल। मैं सिंपल वाला करवा रहा हूं, डिफिकल्ट वाला आपके लिए छोड़ रहा हूं। सवाल एग्जामिनर यदि पूछेगा तो वो उल्टा पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा कि चिंकी स्केल में यदि टेम्परेचर 400 है तो इस स्केल में कितना आएगा, ऐसा उसका सवाल रहने वाला है। मैंने सिंपल वाला लिया, मैंने डिग्री सेल्सियस में दे दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, C माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस का 0 बराबर, अच्छा चिंकी का भी C आ रहा है क्या? एक काम करो, चिंकी अच्छी नहीं लग रही, मिंकी कर लो। अब दोनों बहनें ही है ना, चिंकी मिंकी। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं? मिंकी माइनस, ध्यान रखना, माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 माइनस माइनस 500। बोलो समझ में आया? सर ये क्या कर दिया? अरे टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट यहां माइनस 500 दिया हुआ है, तो मेरे को माइनस को कंसीडर करना ही पड़ेगा, उससे मैं भाग नहीं सकता। C डिवाइडेड बाई 100 बराबर m प्लस का 500 डिवाइडेड बाई 1000। ओहो, ओके ओके ओके। C की वैल्यू कितनी है? मैंने 40 दे रखी है, तो इसको भी लिख लो बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट दो, 0 इधर ले आ जाओ, तो आपके पास में मिंकी स्केल में इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है देखो, 400 और 500 उधर जाएगा तो माइनस का 100 आ रहा है, माइनस का 100 आ रहा है। बात समझ में आई? ये ऐसा सवाल होता है। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर उसका उल्टा पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा यदि मिंकी ने टेम्परेचर मेजर किया है -100, तो बताओ डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कितना होगा, ऐसा एग्जामिनर पूछेगा। सर जब आपको लग रहा है कि एग्जामिनर वैसे पूछेगा तो फिर आप वैसा वाला सवाल क्यों नहीं करवा रहे हो? तो फिर आप क्या करोगे? सब मैं ही करूंगा? कुछ काम आपके लिए भी तो कर लो, होमवर्क में डाल लो। अब भाई मैंने सारी स्किल्स बता दी, सबकी लोअर लिमिट पता है, सबकी अपर लिमिट पता है, तो फिर डरना काहे बाबूजी? ओ ऐसा भी है, यस है ना? बोलो क्लियर है? क्या पॉइंट है? सवाल ये है कि मिंकी ने किसी बॉडी का टेम्परेचर अपनी स्केल पे प्लस 500 माइनस 500 की जो रेंज में चल रही है उस स्केल पे मेजर किया है 200। लेट्स से कर ले क्या एक सवाल? सर चलो मैं भी बोलता हूं, क्या दिलदार से पाला पड़ा है। ए मिंकी ने अपनी स्केल बनाई है प्लस 500 से माइनस 500 वाली, वही स्केल है। इसमें इसने एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके बता दिया 200 मिंकी। तो बताओ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन का सवाल है। C -0 नहीं लिख रहा हूं, अपॉन 100 - 0 में डायरेक्ट 100 लिख रहा हूं इस बार। अब इक्वल्स टू मिंकी ने मेजर किया है 200 माइनस माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 500 मतलब 1000। अब देखो इस स्टेप को मैं खा गया यहां पे, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि पिछले स्टेप में ये करके आया हूं। पिछली बार बस m लिखा था, वही 2 जीरो ने 2 जीरो को मारा और ये 10C, इसको काट लो, C बराबर आंसर आ गया 70 डिग्री सेल्सियस। खत्म, अरे खत्म। ये हलवा तैयार है, खाने के लिए गर्मा गर्म परोसा जा सकता है। कितने लोगों के मुंह में पानी आया? सही बताओ ईमानदारी से। भाई गर्मा गर्म चीजें चल रही हैं यहां पे, तो गर्मा गर्म चीजों के बारे में बात करेंगे। सर हलवा मीठा होता है, हमें मीठा पसंद नहीं है, तो कचौरी समोसे मंगवा दूं तुमको? वही चाहिए सर। लो भैया 70 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो, अच्छा एक बात बताओ, इतना सबको समझ में आया है या नहीं आया है? अच्छा एक बात बताऊं, जो मैंने अभी लिखा था ना, देखो मैंने लिखा था टेम्परेचर इन एनी स्केल, ऐसे मैंने लिख दिया था है ना, एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट, मैंने ऐसे बोला था है ना कई और इसको मैंने आगे लिख दिया था इक्वल्स टू कांस्टेंट। कई बार है ना आपको ये चीजें ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती हैं, तो घबराना नहीं, ऐसे लिखा मिल सकता है x माइनस का एफ पी डिवाइडेड बाई बीपी माइनस का एफ पी। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? x इज द अननोन क्वांटिटी, एफ पी का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट,
बीपी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, और एफपी फिर से फ्रीजिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो मैंने अभी यहां पर बोलने की कोशिश की, क्या आप इसे यहां पर समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद ही कर सकता हूं बस हर बार कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। यस, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ऊपर ऊपर से बाउंसर बाउंसर सा लग रहा है? इसमें तो बेटा बाउंसर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ अवर व्हाट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का है, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर होता है, खत्म। अब दूसरा लेक्चर यहीं पे लगातार चालू हो जाएगा, सेकंड लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो पहले लेक्चर में यही सब चीजें बताता हूं, बस इसमें कुछ चीजें और रह गई, जैसे मैं जब काफी फुर्सत का समय होता है तो हम लोग बातें करते हैं, एक गार्डन में चले जाओ, वहां पे बेंच रखी है, एक लकड़ी की है, एक लोहे की है, कौन सी गर्म लगेगी, कौन सी गर्म फील होगी, कौन सी गर्म है, ये सवालों की लैंग्वेज पे हम लोग खेलते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां से आगे जो दूसरा टॉपिक, दूसरा लेक्चर जो हम पढ़ाते हैं वो होता है थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। ऊष्मीय प्रसरण, हिंदी मीडियम, ऊष्मीय प्रसरण, सही लिखा है क्या? बोल दो हाँ या ना कुछ तो। चलो, थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसरण। इन जनरल हम क्या देखते हैं? इन जनरल ये पाया गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चीजों में एक्सपांशन देखने को मिलता है। इसके कारण यहां पर हेडिंग डाली गई है थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। अब हम लोगों को जो टॉपिक अभी पढ़ना है वो है थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मेजर टॉपिक वही है अभी हमारे लिए। और लेकिन ये थर्मल एक्सपांशन जो मैं बोल रहा हूं, इन जनरल क्या होता है कि यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या आता है? एक्सपांशन आता है। अब मैं जानता हूं कई शैतान बच्चे दिमाग में लगाए हुए हैं, सर पॉलीथीन लेके आओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, देखो सर कैसे उसका एक्सपांशन होता है। सर वो तो पिघल जा रही है। मैं बोल रहा हूं इन जनरल की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर एक क्लॉज है, बेसिकली इन जनरल में यहां पर जो हमारा क्लॉज आता है वो आता है कि हम लोग ये जो इन जनरल भी लिखते हैं ना, इस इन जनरल को स्पेसिफाई कर दिया गया है मेटल्स के लिए। इन जनरल फॉर मेटल्स, इन जनरल फॉर मेटल्स, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, they gets expanded, they gets expanded, yes or no? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को हम लोग एग्री कर जाते हैं, ठीक है। नहीं तो कई लोगों के मन में अभी भी चल रहा होगा, सर थर्माकोल ले आए तो वो भी तो सॉलिड है ना सर। यस है सॉलिड बेटा, लेकिन बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोगों को जो चीजों को पढ़ना है ना वो आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स के बारे में हम लोग आगे आगे वर्ड आएगा आइसोट्रॉपिक। हालांकि केमिस्ट्री के अंदर में सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा, आइसोट्रॉपिक करके एक वर्ड आता है, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम लोग साथ ही साथ में डिस्कस करें कि बाद में डिस्कस करें? चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन कहां भागे जा रहे हैं? हम यही हैं, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, ओके। सो अब ये जो थर्मल एक्सपांशन हम लोगों को पढ़ना है, इसके अंदर का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है जो हमें आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है, वो है लीनियर एक्सपांशन। देखो लीनियर एक्सपांशन, देखो यहां से थोड़ी सी स्पीड अभी बढ़ेगी, यहां से थोड़ी सी स्पीड मेरी क्या होगी? अब बढ़ेगी। अब ये स्पीड ऐसी बढ़ेगी कि पूछो ही मत, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आया क्या? मैं बैठ जाऊं पहले, रुक जाओ। एक सवाल आपके मन में आया क्या? कई लोगों के मन में आ चुका होगा, हालांकि कई लोग बताएंगे नहीं कि हमारे मन में नहीं आया था, लेकिन अब यहां कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपांशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली ऐसा क्यों होता है? क्यों होता होगा? कुछ तो रीजन रहा होगा ना। बेसिकली क्या है, यदि मैं किसी भी मेटल के ब्लॉक को यदि मैं कंसीडर करता हूं तो उसके अंदर में ये होते हैं एटम्स। ये क्या होते हैं? उसके एटम्स, परमाणु होते हैं, बराबर है। दे आर क्लोजली बाउंडेड, है ना, उनमें क्लोजली बॉन्डेड बोल दूं।
और ये जो दो एटम्स हैं इनके बीच में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, धात्विक आबंध होता है, जिसके कारण ये सारे एटम्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यदि हमारे पास में ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे, कुछ चीजें आपने देखी होंगी भंगुर प्रकृति की होती है, भंगुर मतलब ब्रिटल, थोड़े से उससे चूर चूर हो जाती है, उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वहां पे बॉन्डिंग वीक होती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एक मेटल के बारे में, ठीक है। अब यहां पर कहानी ये है कि केमिस्ट्री के अंदर में जाकर के आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर में, मैं पहले ही बोल रहा हूं, केमिस्ट्री के अंदर में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी ये जो एटम्स हैं, हालांकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। सर जब बाद में बताना तो अभी क्यों बता रहे हो, अभी मैंने ऐसी जस्ट बता दिया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, क्योंकि किसी ना किसी दिमाग में बातें चल रही होंगी। तो होता यह है कि जब आपके पास में कोई भी जो बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से ऊपर होता है, 0 केल्विन इज द व्हाट, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, है ना। सो वहां पर होता यह है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वाइब्रेशन स्टॉप हो जाता है, लेकिन उससे अपर टेम्परेचर पर, उससे अपर टेम्परेचर मतलब जो भी अपना रूम टेम्परेचर है वो भी 300 केल्विन हो गया कि नहीं हो गया लगभग। तो मतलब इस वाले टेम्परेचर पर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और जब आप उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो जैसी एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो क्या होगा, उछल कूद चालू। आप पड़े हुए हो, 2 दिन से खाना नहीं मिला है तो आप ऐसा होगा। अब खाना आ जाने दो, खाना खा लेने दो, उसके बाद क्या होता है, बॉडी में एनर्जी आती है ना। खाना प्लेट से, हाथों के माध्यम से, जीवा के द्वारा स्वाद लेते हुए इधर से गले से नीचे उतरते हुए फिर कहां पहुंचता है, पेट में, हमारे हिसाब से तो देसी लैंग्वेज में तो पेट में पहुंचता है। वहां पे आगे प्रोसेस क्या होती है वो तो आप जानते हो, है ना, पढ़ी होगी ना बायो में, कि खाना होता है उसमें, फिर मुंह से सलाइवा मिक्स होता है, और फिर उसमें, अब वो उसके बायोलॉजिकल नेम्स आपको आते होंगे, मुझे तो नहीं आते, मैं तो याद भी नहीं रख पाता इतनी सारी चीजें, पता नहीं कैसे आप कर लेते हो, है ना। तो आपकी इस जज्बे को सलाम है मेरा। ओके, सो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जैसे आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिल गई, तो जब एनर्जी मिल गई तो हम एक जगह पे तो शांत बैठेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, फिर तो हम उछल कूद करेंगे। वैसे ये भी उछल कूद करने लगते हैं, तो ये इनका जो वाइब्रेशन का जो डिग्री है वो बढ़ जाती है, मतलब ये ज्यादा दूर तक जा पाते हैं, तो वो एक्सपांड कर जाता है। क्या कर जाता है, एक्सपांड कर जाता है, ठीक है। फूल के कुप्पा, ये क्या था, कुछ नहीं है। चलो, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपांशन की। तो हम लोग जिस लीनियर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं वो केस कंसीडर किया गया है आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई प्रॉपर्टी होती है वो सारी डायमेंशंस में एक समान होती है, तो हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड स्टेट के अंदर में। केमिस्ट्री की बात चल रही है, क्लास 12 की केमिस्ट्री होती है, वहां पर सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर आता है। सो लीनियर एक्सपांशन, हमने माना, वी हैव कंसीडर अ रॉड, हम लोगों ने एक रॉड ली है जिसकी लेंथ के बारे में यहां पर चर्चा करनी है। हमने माना 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो लेंथ है ये है L0, ठीक है। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया और T डिग्री सेल्सियस पर मैं लेके गया, और इस समय इसका लेंथ जो है LT आई, इसकी लेंथ कितनी आ गई, LT, है ना, LT। ओके, सो अब यहां पर क्या होता है कि लेंथ में चेंज होता है, और लेंथ में चेंज होता है मतलब बेसिकली लेंथ इंक्रीज ही होती है। क्यों, क्योंकि थर्मल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, तो हम लोग ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो मेटल्स के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने मेटल की रॉड कंसीडर कर ली जिसकी लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस पर L0 है, टेम्परेचर को बढ़ाया गया T डिग्री सेल्सियस पर, लेंथ जो है वो LT आ जाती है। तो प्रयोगों के द्वारा ये पाया गया कि, प्रयोगों के द्वारा ये पाया गया कि जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है, प्रयोगों के द्वारा पाया गया कि इंक्रीमेंट इन लेंथ जो है वो आपका आएगा LT माइनस का L0,
ये जो है एल टी माइनस एल नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, length at 0 degree Celsius. Also it is directly proportional to the rise in temperature. Also it is directly proportional to the rise in temperature. तो हम लोग यहां पर इस कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहली वाली कहानी को मैं टाइम में लगा रहा हूं, लेकिन बाद में डायरेक्टली बहुत ही फास्ट चलेगा। एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर मतलब टी। तो मतलब इसको मिली जुली सरकार हम लोग कहेंगे क्या कि एल टी माइनस एल नॉट, एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपका लॉ है, इसे मैंने नहीं बनाया है, प्रयोगों के द्वारा, अनुप्रयोगों के द्वारा हमें ये पता लगा कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि कोई आपकी रॉड है जिसकी लेंथ एल नॉट है, और यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ में परिवर्तन आता है, मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बेटा। तो हम लोगों को आगे चल के थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, ये वाली टर्मिनोलॉजीज भी आएंगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। सो यहां से हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एल टी माइनस एल नॉट बराबर सम कांस्टेंट इंटू एल नॉट इंटू टी, और इस कांस्टेंट को हम लोग यहां पर नाम दे देते हैं अल्फा इंटू एल नॉट इंटू टी। बात समझ में आ गई? ये जो अल्फा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, या फिर आप बोलो लीनियर थर्मल एक्सपांशन, लीनियर थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन किसको नाम दिया गया है, अल्फा को। तो ये आपके पास में इस इक्वेशन को हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखना है। तो मैं लिख सकता हूं एल टी बराबर एल नॉट प्लस का एल नॉट अल्फा इंटू टी, बोलो सही है क्या? सो इट इंप्लाइज एल टी कॉमन लेने पर आपको, सॉरी एल नॉट कॉमन लेने पर आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। दिस इज द इक्वेशन विच इज यूज फॉर लीनियर थर्मल एक्सपांशन। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां से मैं अल्फा की तरफ बढ़ता हूं, तो मैं अल्फा को लिख सकता हूं एल टी माइनस का एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी। तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, या हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बोलो, क्योंकि अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा है, तो इसके बेसिस पर मैं इतना भी बोल जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्लियर है ये वाली बात? सो अल्फा का ये फॉर्मूला आपके पास में आगे, इस पे सवाल बनेंगे आगे चल के, ठीक है। एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस का अल्फा टी पर यहां पर सवाल बनेंगे। ये जो अल्फा होता है बेटा ये काफी छोटा होता है, ठीक है, 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस में चल रहा होता है। सर आपने कैसे बता दिया पर डिग्री सेल्सियस? तो मैं साइड देता हूं, और साइड देने पर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए, और देखिए एल टी लेंथ, एल नॉट लेंथ, मीटर माइनस मीटर 0 है ना, घूसा पढ़ देना है भाई साहब मैंने एक। एल टी लेंथ में से लेंथ गया तो लेंथ ही बचेगी ना, 10 मीटर माइनस 9 मीटर, क्या बच गया, एक, कि 1 मीटर, 1 मीटर। नीचे क्या है लेंथ, मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, पर टी क्या है डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये अल्फा की यूनिट है जो हमारे का यहां पर काम आने वाली है, इसलिए ध्यान रखना इसमें मैंने चीजों को जो बताया ना, तो अल्फा की जो यूनिट है वो है पर डिग्री सेल्सियस। क्या है? पर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, जो लिखना है आपको लिख लेना, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, हमने यहां पर जो टेम्परेचर स्केल मेजर करी है वो है बेटा डिग्री सेल्सियस में। यदि डायरेक्ट आपको सवाल केल्विन वाला स्केल वाला दे दिया जाए तो डायरेक्ट मत कर देना,
घुसा पड़ेगा। PV इक्वल्स टू NRT लगाना है तो आपको केल्विन स्केल चाहिए, और इसको लगाना है तो डिग्री स्केल चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट बना के लिख लो चाहिए तो, भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास में कुछ छोटी छोटी सी चीजें क्लैरिफाई होने लग रही हैं। ठीक है, अब इन सवालों में एक पॉइंट का याद रखना, क्या है कि यहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा। लेकिन कई बार हमारे पास में सवाल ऐसे आ सकता है, मान चलो आपको सवाल ऐसे दे दिया कि भैया 10 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ है x, 20 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ बताओ यदि अल्फा गिवन है तो क्या मैं सवाल में कैसे करूंगा? तो आपको 2 बार करना है। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, फिर से देखो, मैंने बोला लेट्स सी 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ मैंने मान ली है L0, T1 डिग्री सेल्सियस पर मैंने लेंथ को मान लिया है L1, और बेटा T2 डिग्री सेल्सियस पर मैंने लेंथ को मान लिया है L2। अब ये L0 कहानी में था ही नहीं, L0 को मैं जबरदस्ती लाया हूं, और अल्फा इज ऑल्सो गिवन, अल्फा इज ऑल्सो गिवन। तो ओवरऑल कहानी में देखिए हुआ क्या है, हुआ यह है, इसको इस सवाल से रिलेट करने की कोशिश करो कि यहां पर T1 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ L1 गिवन है, ये T2 डिग्री सेल्सियस अल्फा भी गिवन है, और ये लेंथ यहां पर पूछी गई है। यदि ऐसा सवाल बनता है तो आपको कैसे अप्रोच लगानी है, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। बाद में चल के हम अप्रोक्सीमेट पे कर लेते हैं काम, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी करेक्ट अप्रोच किस प्रकार से होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बीच में यहां पर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ को L0 मान लिया, तो उस बेसिस पर मैं L1 की वैल्यू लिख सकता हूं L0 1 प्लस का अल्फा T1, यस और नो। और L2 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? तो ये लिखी जाएगी L0 1 प्लस का अल्फा इंटू T2। बोलो यस और नो। क्या इससे सब लोग सहमत हैं या असहमति प्रदर्शित करते हैं? भाई सिंपल सी बात है, मेरा काम है पूछना, क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? मैंने माना कि 0 से T1 तक ये होगा और 0 से T2 तक ये वाली कहानी चलेगी। बोलो दोनों सही है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2 माना। अबे इक्वेशन समीकरण एक ही चीज है, नहीं तो पता लगा इक्वेशन 1 और समीकरण 2 बोल दिया तो कई लोग उसमें भी अच्छा ये क्या होता है अचानक से, सर क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ओके चलो आ जाओ। आहा, मैंने कर दिया 2 डिवाइडेड बाई 1, ऐसा करने पर मुझे मिलेगा L2 डिवाइडेड बाई L1, L0 1 प्लस का अल्फा T2, नीचे बोलो L0 1 प्लस का अल्फा T1, यस और नो। यहां पर अब क्या किया जा सकता है, L0 आपस में लड़ भिड़ेंगे और ये आपके पास में कुछ ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा सा और लिख लो, एक बार और लिख लो, मेरी खातिर लिख लो, थोड़ा सा एहसान होगा आपका। 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। वैसे डायलॉग क्या था वो, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, ऐसा ही था ना डायलॉग, मुझे याद नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं जस्ट, है ना। ओके, तो L2 अपॉन L1 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस का अल्फा T1। यहां पर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, एक चीज को मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर भी 1 है, तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो मेरे पास बचेगा बेटा L2 डिवाइडेड बाई L1 बराबर 1 प्लस का अल्फा T2 इंटू 1 प्लस का अल्फा T1 की पावर -1। सर इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा कुछ होगा वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इससे पहले देखो क्या ऐसा कुछ यहां पर आपको बनते हुए नजर आएगा या नहीं आएगा? नजर आएगा। अब यहां पर क्या है ना, इसकी पावर है -1। अब इस पावर -1 को कैसे सॉर्ट आउट करें? तो इसका एक तरीका होता है जिसे कहा जाता है बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, याद रखना,
ये कहता है 1 प्लस एक्स की पावर यदि n है तो उसका मतलब 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है, कंडीशन x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। सर यहां कहां अप्लाई हो रही है? तो देखो T1 आपका टेम्परेचर है, अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू 10 टू द पावर -4 के रेंज में होगी, और आपका जो टेम्परेचर बबुआ वो कहां होगा? 100 डिग्री, 200 डिग्री, उसी रेंज के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर बाइनोमियल एक्सपांशन का प्रयोग कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं 1 प्लस का अल्फा T1 की पावर यदि -1 है तो इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस का अल्फा T1। क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस अल्फा T1 की पावर -1 को पावर आगे देखो 1 प्लस एक्स की पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स हो गया, n को x के सामने रख दिया तो अल्फा T1 के सामने -1 को रख दिया तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस का अल्फा T1 यहां पर मुझे बनता हुआ नजर आ चुका है। और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए मन में, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, यस और नो। अब इस वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? फटाफट से देख के बताइए। आपके पास में आएगा बेटा L2 डिवाइडेड बाई L1 बराबर 1 प्लस का अल्फा T2 इंटू 1 माइनस का अल्फा T1। आगे की प्रोसेस करो आप खुद से। 1 देखो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 माइनस का अल्फा T1 प्लस का अल्फा T2 माइनस का अल्फा स्क्वायर T1 T2। बोलो 1 माइनस अल्फा T1 प्लस अल्फा T2 माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2 सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अब यहां पर फिर से आ जाओ, देखो अल्फा की जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -4 के रेंज में, सो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा? लगभग 10 टू द पावर -8 के रेंज में। तो क्या मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल इट कैन बी नेग्लेक्टेड। यदि इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो therefore यू कैन राइट L2 बाई L1 बराबर 1 माइनस अल्फा T1 प्लस का अल्फा T2। अब मैं यहां पर एक स्टेप और कर रहा हूं मेरे मन से, वो ये है इट इंप्लाइज L2 कैन बी रिटन एज L1 ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा को मैंने ले लिया कॉमन, देखो माइनस अल्फा कॉमन लिया है तो इसमें आएगा T2 माइनस का T1, और ये आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहां पर, सवाल को देखिए, सिंपल। T1 डिग्री सेल्सियस पर आपकी लेंथ है L1, T2 डिग्री सेल्सियस पर आपसे लेंथ पूछी गई है और अल्फा गिवन है। क्या ये सवाल हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आंसर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। कैसा आंसर है? अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर बाइनोमियल एक्सपांशन का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया गया है बेटा? बाइनोमियल एक्सपांशन का प्रयोग किया गया। ग्रेविटेशन चैप्टर याद करो, ग्रेविटेशन चैप्टर याद करो। आपके पास में G एट हाइट h का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, और फॉर शॉर्ट हाइट आप लिख देते G1 माइनस का 2H अपॉन R। ये कहां से आता था? बाइनोमियल एक्सपांशन से। तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? नहीं, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही करेक्ट है, इसको बस हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं जहां पर हाइट कम होती है। यस और नो? तो वैसे ही इस वाले फॉर्मूले में यहां पर ये जो दो चीजें हैं, इसमें आपका इससे जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर दे रखे हो तो तब आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हो। पर जनरली जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो ये देखा गया है कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव वाली बुक्स आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली आपको यही वाले फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ दी सवाल आपको सॉल्व करके दिए हुए होंगे। अदरवाइज रियल मेथड तो वही है। कौन सी? कि आप दो बार सॉल्व करो, पहली बार सॉल्व करके अल्फा निकालो और उस अल्फा की वैल्यू को पुट करके फिर से सॉल्व, सॉरी अल्फा नहीं, टेम्परेचर एट 0 डिग्री, सॉरी टेम्परेचर बोल रहा हूं, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालो। मतलब इसकी यदि मैं बात करूं तो एक्चुअल मेथड क्या है? एक्चुअल मेथड ये है
कि भैया आप इस डेटा से पहले एल नॉट कैलकुलेट करो। पहले क्या कैलकुलेट करो? T1 मालूम है, L1 मालूम है, अल्फा मालूम है, तो आपको एल नॉट मिल जाएगा और एल नॉट से फिर आप L2 कैलकुलेट करो। इट इज द एक्चुअल मेथड, बट ये लेंदी मेथड है। तो ये जो मेथड है मोस्टली कॉम्पिटिटिव बुक्स में आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी। आपको मोस्ट ऑफ दी बुक्स में ऐसा ही दिखाएगा कि L2 बराबर L1, 1 माइनस का अल्फा, T2 माइनस T1, इसी से सारे सवाल सॉल्व किए हुए मिलेंगे। और आपके जनरली जो 4 ऑप्शन मिलेंगे वो भी एग्जामिनर सोच के ऐसे ही देगा कि इसी फॉर्मूले से वो सॉल्व करवाएगा। ठीक है, यस और नो? क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। अब यहां पर फिर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आपके पास में अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? देखो, L2 बराबर L1, 1 माइनस अल्फा, T2 माइनस का T1, यही था ना? यस और नो? यस। तो आप लिखेंगे क्या? L2 बराबर L1 माइनस L1 अल्फा, T2 माइनस का T1। बोलो यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ये बात से आप एग्री कर गए तो इसको इधर उधर एडजस्ट कर लो। कुछ तो भी गलती हो रही है बार बार, ऐसा क्यों लग रहा है माइनस का कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना? मैं कोई माइनस को तो नहीं भूल भाल गया? नहीं, क्योंकि हो सकता है ना जल्दबाजी में मैं एकदम जोश होशो हवा ज्यादा जोश के चक्कर में होशो हवास खो बैठा हूं और मैं जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठा हूं। मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि यार प्लस आना चाहिए था, मुझे पूरा याद है प्लस आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, प्लस नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, देखो लास्ट स्टेप में ही गलती करवाऊं, यहां पे प्लस ही आएगा, सही था, क्योंकि अल्फा कॉमन लिया, प्लस अल्फा तो T2 माइनस T1। यस, सही है। हाँ, मैं जानता हूं अभी तक कई लोगों ने हल्ला कर दिया होगा। यदि मैं सामने कर रहा होता तो अभी तक आपने सर आपने माइनस अल्फा कॉमन निकाला तो सर T1 माइनस T2 आना चाहिए था, आपने T2 माइनस T1 क्यों लिख दिया? ऐसा होता था ना। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अब देखो मुझे यहां पे आइडिया लग गया कि यहां पे प्लस क्यों नहीं आ रहा है, माइनस क्यों नहीं आ रहा है, मतलब माइनस का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अब देखो ये क्या है ना, चीजें धीरे धीरे अनुभव से आने लग जाती है। कोई बात नहीं, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूं और इसको भी मैं प्लस कर लेता हूं। ठीक है, चलो हो गया काम। इसको लिख सकता हूं मैं L2 माइनस L1 बराबर L1 अल्फा T2 माइनस का T1। ठीक है, अब यहां पर देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? L2 माइनस L1 अपॉन अल्फा T2 माइनस का T1। यस और नो? बोलो फटाफट से। अब पहली वाली याद करो जो पिछली बार लिखी थी आपने, तब लिखी थी अल्फा बराबर LT माइनस L नॉट अपॉन अल्फा LT माइनस का L नॉट। यस, बिल्कुल वैसी, सॉरी अल्फा इंटू टी, एल टी माइनस एल नॉट अपॉन अल्फा, अल्फा ही लिख रहा हूं मैं, कुछ गलती फिर से। यस, एक और गलती मिल गई मेरे को गलती। अल्फा यहां क्यों आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं तो यहां पे आएगा L1 भाई, L2 माइनस L1 अपॉन L1 और T2 माइनस T1 से डिवाइड होगा। क्या होने लग गया? गलती क्यों होने लगी मेरे से अभी? चलो ठीक है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगा L1 और ये आएगा T। ये ऐसा आंसर निकाला हुआ है हम लोगों ने, देख लेते हैं एक बार। एल टी माइनस एल नॉट वही निकाला है क्या? किधर गया? इससे पहले वाले स्टेप में होगा। एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी। यहां पर आके देखिए, अच्छा मैंने यहां पर एल टी माइनस एल नॉट लिखा, यहां पर एल अल्फा बराबर एल टी माइनस एल नॉट इंटू टी। यस, श्योर है? खत्म? अरे बोलो कहानी में कोई ट्विस्ट है या कोई परेशानी, ऐसा कोई अंदर से अनुभव आ रहा हो, अंदर से डर जैसी फीलिंग आ रही हो? कोई डरने वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं या अनश्योर हैं? सर थोड़ा सा दिक्कत है। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब यहां पर जो सवाल बन सकते हैं, सवाल कैसे सवाल बनाते हैं? देखो मेरे पास क्लियर सी बात है, एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू टी, एक तो ये फॉर्मूला है। एक है L2 बराबर L1 1 प्लस का अल्फा T2 माइनस का T1। ठीक है, तो इसके बेसिस पर कई बार है ना आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मिल सकता है कि
यदि हम लोग θ1 से θ2 टेम्परेचर पर जा रहे हैं तो बेटा L एट θ2 बराबर L θ1 1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। लिखा हुआ मिल सकता है, मैं तो ये जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात चल रही होती है, ठीक है। कई बार थीटा के आगे चल के हम लोग भी थीटा यूज करने वाले हैं। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलेंगे ना, तब θ1 से θ2 की ही कहानी चल रही होगी। हो सकता है मैं वहां पे θ1 से θ2 की बात करूं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड, कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर ले। अब यहां पर सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, सवाल देखो बना रहा हूं मैं तो आपके सामने सवाल होगा, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या सवाल बना रहा हूं। मैंने बोला क्वेश्चन है, अ बॉडी when heated from 0 degree, heated from 0 degree Celsius to 1000 degree Celsius, its length becomes twice, its length becomes twice the original, twice the length at 0 degree, twice the length at 0 degree Celsius, फाइंड अल्फा। सिंपल सवाल कर दिया मैंने आपके लिए, मैं तो इसे बता रहा हूं। अब देखो यहां पर मैं सवालों की प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, क्योंकि ये ना पूरा प्रैक्टिस का खेल है। फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, प्रैक्टिस का खेल है, इस प्रैक्टिस को बेटा आपको करना पड़ेगा। मैं कुछ अतरंगी जैसे सवालों के बारे में बात कर सकता हूं, ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो सवाल चलते हैं आपके रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें फॉर्मूला होता है इसी जैसा, इसके ही जैसा फॉर्मूला होता है, आर टी बराबर आर नॉट और 1 प्लस का अल्फा टी। बस वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका यहां पर एक छोटा सा पॉइंट कवर होते हुए, ठीक है। तो अब इस सवाल को यदि मैं करता हूं, बताओ कैसे करूं। हाँ बोलो कैसे करना है। आपने लगा दिया एल टी बराबर का एल नॉट 1 प्लस का अल्फा टी। मैं लगा सकता हूं क्योंकि मैं 0 से जा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो भैया एल टी क्या है, 2L नॉट बराबर एल नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू 1000। बोलो यस और नो, क्या हो जाएगा यहां पर देख के बताओ। एल नॉट से एल नॉट कैंसल, तो 2 बराबर 1 प्लस का 1000 टी, सॉरी 1000 इंटू अल्फा, दो में से एक गए तो एक बच गया। सो 1000 अल्फा बराबर 1, तो बेटा अल्फा का आंसर आएगा 10 टू द पावर -3 और पर डिग्री सेल्सियस। बोलो हलवा सवाल था, अरे बोलो हलवा सवाल था या नहीं था। बस मैंने बना दिया आपकी खुशी की खातिर। सर हमें तो खुशी मिली ही नहीं, हमें तो तब खुशी मिलेगी जब हम आपको ज्यादा परेशान करेंगे, है ना। यस मैं जानता था, अंदर से मन में वही फीलिंग चल रही होती है, सर को कैसे परेशान किया जाए, सर कैसे सांस ले सकते हैं, है ना। चलो ऐसा सवाल हो गया। अब यहां पर देखो वो जो L2 L1 वाले फॉर्मूले, देखो बिल्कुल सिंपल से सवाल होते हैं। एक बात बताना, कॉमन सेंस सोचना, और मैं पूछता हूं। जैसे अब सवाल आपसे दे दिया कि भैया 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, मान के चलो 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे पूछ लिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ बताओ यदि अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है। तो कौन से फॉर्मूले से आपको आसान लग रहा है। तो आसान तो आपको यही लग रहा है, L2 बराबर L1 1 प्लस का अल्फा और T2 माइनस का T1। बोलो यस और नो। चलो इससे करके देख लेते हैं। तो L2 का आंसर निकालना है, ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही रहने दीजिए, 1 प्लस का अल्फा 10 टू द पावर -3 और T2 माइनस T1, तो ये है आपका 10। तो L2 का आंसर कितना आया, 10 इंटू 0.01 1.01, सही है क्या भाई। देखो एक 10 खत्म हो जाएगा, 10 पावर -2 मतलब 0.01, तो ये ऐड होके इतना ही आएगा। तो बेटा आपका जो लेंथ का आंसर आया कितना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इस तरीके से किया आपने। अब दूसरा तरीका कौन सा वाला, जो स्टैंडर्ड मेथड है, तो कितना फर्क आता है उसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। आपने लगाया एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो पहले आपने एल टी लिख दिया, 10 बराबर एल नॉट निकालेंगे 1 प्लस का 10 टू द पावर -3 इंटू 10,
तो यहां से आप देखिए 10 बराबर एल नॉट और 1 प्लस का 1.01, मतलब आपके पास में एल नॉट आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 1.01। अब इसको वापस से उठा के डालना है फिर से एल एट 20 बराबर एल नॉट 10 डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू 1 प्लस का अल्फा कितना है बेटा इस बार, वही 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू इस बार है 20। ठीक है, 2 बार फॉर्मूला लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो देखो 20 इंटू करोगे तो इस बार कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू 1.02। बोलो ये आंसर में डिफरेंस देख लो। डिफरेंस बेटा जब टेम्परेचर डिफरेंस कम है ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर में। 1.10 इंटू 1.02 अपॉन 1.01 माइन्यूट सा फर्क है, माइन्यूट सा फर्क। बट इसको यदि मैं सीधा काट भी दूं तो लगभग 10.1 सेंटीमीटर ही आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, मतलब थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस विल बी देयर बट इट इज नॉट टू बिग। तो कई बार हम लोग उसके बेसिस पर, तो आपको इसमें खुद से जस्टिफाई करके चलना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार हो सकता है कि आपको इससे भी आंसर मिल जाए, तो सवालों में चौकन्ना रहना। हालांकि एग्जामिनर इस बात को जानता है कि ये दोनों से आंसर अलग अलग आते हैं, तो मोस्टली वो ऑप्शंस को दूर दूर कर देता है। इन दोनों के जो आंसर के डिफरेंसेस वो ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़े पास में ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक बात को समझिए, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये किसके बेसिस पर है, बाइनोमियल एक्सपांशन का प्रयोग करके निकाल के फॉर्मूला निकाला है। तो इसलिए इससे आने वाला आंसर डेफिनेटली पूरा करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हमारा काम चल जाए इतना करेक्ट जरूर होगा। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा किसके लिए, लीनियर एक्सपांशन के लिए। अब हमारे पास में आगे जो पॉइंट आता है वो होता है एरियल एक्सपांशन। ये एरियल वो नहीं है जो आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, निकाले जिद्दी से जिद्दी दाग को। यहां हमारी बात हो रही है एरिया मतलब क्षेत्रफल, है ना। एरिया ऑफ एनीथिंग मतलब एक लैमिनार बॉडी है, उसके लिए यहां पर ये सारी बातें हो रही हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बता दिया है कि ये जो है वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पर ये पूरी की पूरी कहानी आपकी आगे बढ़ रही है। यस और नो, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने मान लिया पूरी कहानी फिर से वापस रिपीट टेलीकास्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि रिपीट टेलीकास्ट किया जाए। अब इसमें एक बात समझ लीजिए, अब हम लोग 5 मिनट के अंदर में एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन को खत्म करेंगे। कैसे, देखो एरियल एक्सपांशन को बेटा सुपरफिशियल एक्सपांशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कहानी बिल्कुल वैसे ही चलेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने एरिया मान लिया A0 और T डिग्री सेल्सियस पर मैंने एरिया मान लिया AT। तो आपके पास में AT बराबर आएगा A0 1 प्लस का बीटा इंटू टी। पहले हम लोगों ने क्या यूज किया था, अल्फा यूज किया था, तो इस बार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, बीटा यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, बीटा। क्लियर। सो यहां से हमारे पास में ये जो बीटा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। क्लियर हुआ, क्या है ये चीजें, व्हाट इज दिस। 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने एरिया मान लिया A0, T डिग्री सेल्सियस पर मैंने एरिया मान लिया AT। तो भैया AT जो आएगा वो आएगा A0 1 प्लस का बीटा इंटू टी। बीटा क्या है, वही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन लेकिन फॉर एरियल एक्सपांशन। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन भी कह सकते हैं इसको। और यहां से यदि मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे पहले चल रहे थे। बीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AT माइनस का A0 अपॉन A0 इंटू टी, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा A अपॉन A0 इंटू टी। कई जगह आपको ये भी लिखी हुई चीजें मिल जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू, अरे बोलो श्योर है, अरे सही है कि नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट आ जाता है आपके मन में इसी से रिलेटेड, वो क्या है कि भैया T1 डिग्री सेल्सियस पर यदि एरिया A1 हो और T2 डिग्री सेल्सियस पर यदि एरिया A2 हो, तो हमारे पास में जो बीटा का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A2 माइनस का A1
अपॉन A1 इंटू T2 माइनस का T1। बोलो डायरेक्ट कर सकते हो क्या इन चीजों को? बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। अभी मेरे पास इतना ये नहीं है कि अब हम लोग इसमें नहीं खेल सकते हैं ज्यादा देर तक। क्या ये बात क्लियर हो रही है? मैं बोला ना 5 मिनट में। सो A2 को यदि लिखना है तो आप लिख सकते हो A1 1 प्लस का बीटा और T2 माइनस का T1। बोलो ये एरियल एक्सपांशन, पूरी कहानी 2 मिनट में खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने लीनियर एक्सपांशन में ज्यादा समय दिया है। आप देखिए लगभग 20 मिनट मैंने लीनियर एक्सपांशन पढ़ाया और उसके बाद में 5 मिनट भी नहीं मैंने लगाया होगा, 2 मिनट के अंदर में एरियल एक्सपांशन को खत्म कर दिया। एरियल एक्सपांशन में होना क्या, बिल्कुल वैसे ही चलना है। इसमें यहां पर एक पॉइंट को जो डिस्कस किया गया है या पॉइंट को जो बताया गया है वो पॉइंट यही बताया गया है कि यहां पर जो एरिया है बेसिकली वो क्या है, लेंथ का ही एक पार्ट है। मतलब लेंथ 2 बार बढ़ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ है नहीं कि भैया कि आपको कुछ अलग चीज करवा दी है, बस एरिया लिया गया है डायरेक्टली। हालांकि हम लोग अभी अल्फा बीटा के रिलेशन देखेंगे तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सिमिलर वे में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, तीसरा क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। आगे चल के मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ये क्या होता है बेटा? इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला कि लेट से भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा वॉल्यूम है V0, T डिग्री सेल्सियस पर मेरा वॉल्यूम है VT। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि VT बराबर होगा V0 1 प्लस का इस बार आएगा गामा इंटू टी। पहले अल्फा लिया था लीनियर के केस में, एरियल के केस में मैंने बीटा लिया, तो और वॉल्यूमेट्रिक के केस में हम लोग लेंगे गामा। गामा इज अगेन द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं यहां से यदि गामा की वैल्यू डायरेक्टली लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, गामा बराबर लिखा जाएगा VT माइनस का V0 अपॉन V0 इंटू टी। अब एक बात बताओ, ये जो दो चीजें हैं इनमें मैं वापस 1 घंटा लगाऊं या 20-25 मिनट वापस से खराब करूं, क्या ये न्यायोचित है? यस और नो? तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ये जो दो फॉर्मूले हैं इसी बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि यदि T1 डिग्री सेल्सियस पर यदि वॉल्यूम V1 है, T2 डिग्री सेल्सियस पर यदि वॉल्यूम V2 है और गामा आपको गिवन है, तो आप जो रिलेशंस यहां पर लिखेंगे वो रिलेशंस क्या होंगे, गामा बराबर V2 माइनस का V1 अपॉन V1 इंटू T2 माइनस का T1। एक रिलेशन प्यारा सा संबंध आपके पास में ये आएगा और दूसरा जो रिलेशन आएगा वो आएगा V2 के लिए, जिसे आप लिखेंगे V2 बराबर V1 1 प्लस का गामा T2 माइनस का T1। ठीक है, और ये सारे रिलेशन के पश्चात यहां पर एक नोट और लिखना है, वो ये है कि इन सब के लिए अल्फा बीटा गामा ये सब चीजें हम लोग इस बात को लेकर कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हीट करने पर एक्सपांशन ही हो रहा है, कंप्रेशन नहीं हो रहा है। इस बात को मानते हुए हम लोगों ने इन सारे रिलेशंस को क्या किया है, डिराइव किया है। इसका मतलब यह है यहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, किससे बनाया है, उस बात पर डिपेंड करेंगे अल्फा बीटा और गामा। एंड सवाल ये उठता है नाउ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सो आपके पास में अगला एक छोटा सा हेडिंग बन जाता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये आपकी पहली एक छोटी सी प्यारी सी हेडिंग शुरू हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट्स से मैंने मान लिया हमारे पास में एक शीट है, यहां मान लेता हूं, ठीक है, मेरे पास में एक शीट है, इसकी लेंथ a मान लेता हूं और इसकी ये विड्थ जो है वो मैं b मान लेता हूं। ठीक है, ऐसा क्यों ले रहा हूं,
जानबूझ के लिया हूं। मैंने एक पॉइंट और मान लिया, लेट्स से इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, मतलब ये आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहां पर मान लिया कि भैया इस वाले केस में ये आ रहा है अल्फा 1 और इस वाले केस में ये ले रहा हूं अल्फा 2। कोई दिक्कत थोड़ी होगी मुझे, क्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ, मैं इसका यदि एरिया लिखना चाहूं तो एरिया क्या लिखा जाएगा? एरिया विल बी रिटन एज लेंथ इनटू विड्थ। बोलो यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही बात है, लेंथ इनटू विड्थ है, उसका मतलब इसको लिखा जाएगा ए बराबर स्मॉल ए इनटू बी। अच्छा एल डब्ल्यू लेने चाहिए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं यार, ओके। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर रिकॉल करो, तो आप क्या लिख सकते हो इसे? इसे लिख सकते हो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 नहीं ले रहा हूं मैं यहां पे, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो सही है क्या? ओके। इसका फायदा क्या है? ना फायदा है ना नुकसान है। अभी हम लोगों को यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और ऐड करनी है। मैंने बोला लेट्स से डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से मैं सबको डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा जरा देख के बताओ। डेल्टा ए अपॉन ए, या डेल्टा टी की बजाय टी से कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। टी बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू टी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू टी। चीजों को आइडेंटिफाई कर लो और पता लग जाएगा आपको क्या हो गया है। अभी कई लोगों ने नहीं आइडेंटिफाई कर पाए होंगे, उनके लिए मैं वापस जा रहा हूं। थोड़ा कष्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। देखो ये वाली चीज को जरा ध्यान से देखो, इस वाली चीज को जरा ध्यान से देखो। बीटा को लिखा, अच्छा मैंने लिखा भी है यहां पर, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इंटू टी। अरे बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? सो इसका तात्पर्य ये है, क्या ये वही चीज है क्या? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू टी, मतलब ये है आपका बीटा बराबर, तो ये क्या होगा? लेंथ के लिए है तो अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2। और यदि मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मैंने क्या कंसीडर कर लिया? आइसोट्रॉपिक मटेरियल यदि मैंने कंसीडर कर लिया तो अल्फा 1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा 2, और इसे मैं अल्फा मान सकता हूं। तो मेरे पास में रिलेशन आ जाएगा बीटा बराबर 2 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा। क्या ये रिलेशन समझ में आया? आसान था या डिफिकल्ट था? बिल्कुल आसान था, 100% आसान था। अगला किसके लिए चाहिए बेटा? अल्फा और गामा में लेते हैं। तो मैंने मान लिया एक ऐसा हमारे पास में क्यूब है, तो ए बी सी ले लिए, तो आप लिखोगे वॉल्यूम बराबर ए बी सी। अब समझ में आ चुका होगा आपको कि क्या हो रहा है यहां पे। बोलो क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन वी बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस का डेल्टा बी अपॉन बी प्लस का डेल्टा सी अपॉन सी। जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है वो कान खोल के सुन लें। आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है उसको खोल के देखना है, और वहां पे परसेंटेज एरर कैलकुलेशन सिखाई होगी, वहां से लिखा गया है ये। वहां पे इंटू 100 भी आता था, मैंने इंटू 100 को लिखा नहीं है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अच्छा इसके बाद का स्टेप क्या था? इसके अंदर में टी से मल्टीप्लाई कर लिया या डिवाइड कर दिया, तो बोलो क्या बन जाएगा? सारी चीजें उठ के ये सारी चीजें हो जाएंगी क्या? गामा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस का अल्फा 3, और लास्ट में मैं बोल सकता हूं क्या कि फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मैंने शॉर्टकट ले लिया बेटा यहां पर थोड़ा सा, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर अल्फा। अदरवाइज मुझे पूरा डिटेल में करना पड़ता। सिंस मैं यहां पर उस चीज को डिटेल में समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं इसको यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूं। तो ये मेरा हक है ना, ये मेरा हक है। मैं क्या कहूंगा? मुझे हक है किस चीज का? गामा बराबर 3 अल्फा। बोलो यस और नो। तो अब कहानी क्या है आपके पास में? अब कहानी ये है भैया, आपको मिल गया बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। सो ये मेरे पास में दो रिलेशन मिल चुके हैं। इन दोनों रिलेशन से मैं एक पॉइंट कह सकता हूं, अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू गामा बाई 3।
तो बीटा और गामा में भी रिलेशन लिखाया जा सकता है, और वो क्या होगा, बीटा बराबर 2/3 टाइम्स गामा। ये स्टैंडर्ड सीधे सीधे सवाल हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। ये रिलेशन को याद रखना, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड 1/3 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। यस और नो? क्या ये वाला जो मुद्दा है, ये वाला जो छोटा सा पॉइंट है, क्या वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है? बस इतना मुझे बता दीजिए। बोलो, समझ में आया? यस और नो? ओके। अब यहां से हम छोटी छोटी सी पॉइंट्स और मैं कवर करवा देता हूं, ताकि काफी आपका जो पोर्शन है वो आपको एकदम से सुम करते हुए, जम करते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में देखने को कुछ मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ को वर्डिंग में लिख के छोड़ दिया है, और उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर डेरिवेशंस वगैरह की मदद से सीख रहे हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका, देखो मैंने एक्सपांशन पढ़ा, लीनियर एक्सपांशन पढ़ा, मतलब टेम्परेचर के साथ में लेंथ का रिलेशन, टेम्परेचर के साथ में एरिया का रिलेशन, टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद द टेम्परेचर। सो दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग जिसे आप लोग यहां पर रख सकते हैं। क्या? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, तापमान के साथ घनत्व का परिवर्तन, तापमान के साथ घनत्व का परिवर्तन। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के बारे में मैं सोचते हुए चलता हूं, उन्हें छोड़ के नहीं चलता हूं। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर कहानी यह है कि लेट्स से हमने माना, देखो एक पॉइंट को समझिए, जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है तो उसमें पर्टिकुलर कुछ चीजें जो अजम्पशन वाली हैं वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। हालांकि मैं इसमें अब यहां तक पहुंच चुका हूं तो मेरे को एक पॉइंट में बार बार मेरे मन में आ रहा है कि मैं वो पॉइंट आपको बताऊं, बार बार मेरे मन में आ रहा है वो पॉइंट मैं आपको बताऊं, और दैट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हालांकि ये वाला पॉइंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पता क्या? अभी बताऊं क्या कि थोड़ी देर बाद बताऊं? चलो अब हेडिंग डाल दी तो इसको खत्म कर लूं क्या? अब देखो, मान के चलो मैं भूल गया तो फिर ये आपको खुद से पढ़ना है, एनसीईआरटी के अंदर में दिखा हुआ है, मैं कुछ ऐसा थोड़ी स्पेशल बताऊंगा। लेकिन सिंस मैंने ये हेडिंग लिखी है तो मैं उसी पे कंटिन्यू करता हूं। मैंने क्या मान लिया, लेट्स से कोई भी आपके पास में सब्सटेंस है, फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस, कोई तो भी एक सब्सटेंस है, कोई तो भी एक पदार्थ है, मैंने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो डेंसिटी है वो है रो नॉट। डेंसिटी क्या है? रो नॉट। और मैंने मान लिया बेटा T डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो डेंसिटी है वो है रो टी। रो टी, रोटी नहीं है, रो टू द बेस टी, इस प्रकार से मैंने मान लिया है। एक पॉइंट और मैंने यहां पर माना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, अच्छा मैं इसको लिख देता हूं, ये डेंसिटी है और मैं वॉल्यूम भी ले रहा हूं, ये मेरा वॉल्यूम है V नॉट और ये मेरा वॉल्यूम है VT। 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V नॉट, T डिग्री सेल्सियस पर मेरा वॉल्यूम है VT। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, बस बेसिकली देखो क्या हो रहा होगा। मेरे पास में ये जो सब्सटेंस था इसको गर्म किया गया और ये प्रोसेस हुई हीटिंग की। क्या प्रोसेस हो रही है बेटा? हीटिंग प्रोसेस, गर्म किया जा रहा है। यस और दो? अब ये केमिस्ट्री तो है नहीं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गए और HCl बनवा दिया आपने, या फिर H2O2 2H2O रिएक्शन लिख दिया, ऐसा तो होना नहीं है। यहाँ पे तो कुछ तो चीजें होंगी, हैगी नहीं? ओके, तो क्या होगा जब हम लोग चीजों को गर्म करेंगे तो एक पॉइंट बताइए, क्या उसका मास परिवर्तित होगा? सोचिए और बोलिए। यदि डेंसिटी चेंज हो रही है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली मास मस्ट रिमेन कांस्टेंट, डेफिनेटली मास मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अदरवाइज ऐसा होता कि भैया चीजों को गर्म करने से यदि उनका मास बढ़ जाता तो आप में से कई लोग पता है क्या करते, सुनार की दुकान पे जाने से पहले
मान के जो सुनार की दुकान से कॉइन खरीद के लाया, वो तो एसी में बैठा रहता है, ठंडा ठंडा सा कॉइन खरीद के लाया, उसको गर्म किया, उसका वजन बढ़ाया और जाके उसको गरम गरम बेच दिया, है ना? करते ही नहीं करते? सही बताओ। यस करते, लेकिन मास नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने कहा बंधु, हमने कहा मास एट T degree Celsius will be equals to mass at 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मास है वही T डिग्री सेल्सियस पर भी होगा। और आप जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि मास का फॉर्मूला होगा क्या? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यस और नो? इसको यहां पर यूज कर दीजिए। तो मास एट T डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? ये आएगा आपके पास में बेटा रो टी वी टी बराबर रो नॉट वी नॉट। यस और नो? बोलो यही आएगा। रो टी वी टी बराबर रो नॉट वी नॉट विल बी द रिलेशन फॉर यू, सिर्फ आपके लिए, है ना? ओके, आ जाओ। अबे वैसे सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बीच बीच में वो आ जाते हैं वर्ड्स, है ना? अबे, तुबे, क्यों बे, आ जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप टीचर है, आपको ये शोभा नहीं देता है। यस आई नो दैट, लेकिन क्या है, रो टी इंटू वी टी बराबर रो नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप यहां पर एक रिलेशन आपके दिमाग में बैठा चुके होंगे। कौन सा रिलेशन बताओ? वीटी का। रोटी के बारे में आप नहीं जानते हो। सर क्यों नहीं जानते? सुबह खा के बैठे हम लोग तो। रोटी है, बार बार बता रहा हूं। आधे लोगों को तो भूख लगाई होगी रोटी रोटी सुनने के बाद में, 3 बार रोटी सुनाए तो आवाज लगा दी होगी, मम्मी रोटी लेके आना, साथ में पानी भी लाना, हम पानी पिएंगे नहीं, हम रोटी पिएंगे, पानी खाएंगे। कि ऐसा तो नहीं है ना, पानी पियोगे रोटी खाओगे, या रोटी पियोगे पानी खाओगे? आपकी मर्जी है, जो करना हो कर लेना भैया। आपकी रोटी, आपका पानी, आपका घर, आपकी मर्जी। वी नॉट बराबर 1 प्लस का गामा इंटू टी। बोलो ये रिलेशन कहीं सुना है क्या? अरे भैया बंधु, ये रिलेशन कहीं आपका सुना सुना सा लग रहा है क्या? अरे सुना है ना, थोड़ी देर पहले सर, 5 मिनट पहले सुना था, बस वही रिलेशन है यहां पे। तो इसको उठा के यहां से यहां डालेंगे तो रोटी इंटू वी नॉट इंटू 1 प्लस का गामा इंटू टी बराबर रो नॉट इंटू वी नॉट बनेगा। बोलो यस और नो? और यदि यस है आपकी तो रो नॉट ने रो नॉट, सॉरी, वी नॉट ने वी नॉट को मारा तो रो टी विल बी इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस का गामा इंटू टी। ये कुछ ऐसा रिलेशन यहां पर आपको नजर आया होगा। आया है या नहीं आया है? आ गया। इसके आगे क्या होगा? याद करो वो पुरानी बातें, रोटी बराबर रो नॉट 1 प्लस का गामा टी की पावर -1। फिर अगला स्टेप मुझे बताने का कष्ट करें, क्या होगा? आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस का एन एक्स, जिसे हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन कहेंगे। सो देयरफॉर रो टी विल बी इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस का गामा टी। यस और नो? बोलो आया या नहीं आया? आया ना? रोटी विल बी इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस का गामा टी। दैट्स इट, ये आपका रिलेशन हो गया है। अब इस बार ध्यान रखना, क्या यहां पर प्लस आया है क्या? नहीं, यहां माइनस आया है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या, कहीं थोड़ा सा देखने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डेंसिटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। देखो पहले याद करो, देखो ऐसे याद नहीं समझ में आया। मान चलो ऐसे आपकी बुद्धि में ट्यूब नहीं जली,
आप इसको थोड़ा सा देखो, एल टी बराबर एल नॉट वन प्लस का अल्फा टी। मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है क्योंकि एक्सपांशन होता है। अरे बोला था ना, तो टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, तो जब लेंथ बढ़ी तो यहां बीच में प्लस का साइन था, लेकिन जब डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं तो यहां पर बीच में माइनस का साइन है बेटा, तो टी बढ़ेगा। बेसिकली इसको देखो, कुछ ऐसे देखो, रो टी बराबर रो नॉट माइनस रो नॉट गामा टी। यस और नो, है या नहीं? तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर ये डेंसिटी है। इसमें से आप इतनी टर्मिनोलॉजी को क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो, बाकी कर रहे हो, हटा रहे हो। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यस और नो? समझ में आया कि मैं एवं ऐसी खेल रहा हूं? सर वो तो आप जाने, हम तो यही कहेंगे, ना तुम जानो ना हम। बोलो, कहानी कुछ ऐसी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि डेंसिटी रो नॉट है और T डिग्री सेल्सियस पर यदि डेंसिटी रो टी है और गामा आपको पता है, तो आप कहते हैं रो टी बराबर, सही बताओ भूख कितने लोगों को लग गई, रो टी बराबर रो नॉट वन माइनस गामा टी। यस और नो? आया? ऐसे ही यहां से हम लोगों को गामा टी भी निकालना है। गामा टी सॉरी गामा, यहां से भी गामा निकाला जा सकता है। गामा क्या है? गामा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट। लिख देता हूं, गामा इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट। गामा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट है। कौन? गामा। गामा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट, आयतन प्रसरण गुणांक, जो मैंने वीटी बराबर वी नॉट वन प्लस का गामा टी में यूज किया, तो वही गामा है, ये बदला नहीं है, ये अभी भी वही है। बात समझ में आया? ये गिरगिट नहीं है, गिरगिट रंग बदलता है, इसने अपना रंग नहीं बदला है, ये जैसा था वैसा ही है। लेकिन यदि मेरे पास में कहानी ऐसे ना हो, और कहानी कुछ इस प्रकार से हो कि T1 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी है रो वन और T2 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी है रो टू, और ऑल्सो मेरा वॉल्यूम है V1 और वॉल्यूम है V2, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब जरा फास्ट चलना बेटा। मास है टेम्परेचर मास है टेम्परेचर 2 बराबर मास है टेम्परेचर 1, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे यहां पर रो 2 V2 बराबर रो 1 V1। यस और नो? अब यहां पर फिर से वही वाली बात आएगी कि V2 को V1 के टर्मिनोलॉजीज में यदि आप नहीं लिख पाए तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग एक काम और कर लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं वॉल्यूम को V0 मान लेता हूं, उससे मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, रो 2 ऐसे मत लो, देखो ऐसे ले लो कि बोलो 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि वॉल्यूम V0 है, T1 डिग्री सेल्सियस पर यदि वॉल्यूम V1 है, और T2 डिग्री सेल्सियस पर यदि वॉल्यूम V2 है। यदि मैंने कुछ गलत बोला हो तो लिखा सही है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि V1 विल बी इक्वल्स टू V0 1 प्लस का गामा इंटू T1, और V2 कैन बी रिटर्न एज V0 इंटू 1 प्लस का गामा इंटू T2। बोलो लिख सकता हूं या लिख सकता? थोड़ा सा फास्ट लिखा है, बाकी चीजें वही हैं। यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि मैं इनका प्रयोग कर सकता हूं कहां पर? यहां पर। तो कर दो, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी रो 2 इंटू V2 के लिए बनेगी V0 1 प्लस का गामा T2 बराबर रो 1 इंटू V0 1 प्लस का गामा T1। बोलो यस और नो? बनेगी या नहीं बनेगी? सवाल भले ही मैं नहीं करवाऊं इन पे,
और सवाल आपको बुक्स में भी देखने को कम ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है यदि एग्जामिनर के मन में आ गया तो पूछ पाछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काटा पीटी करो यहां पर थोड़ी सी। वी नॉट कटेगा तो आपको मिलेगा रो टू 1 प्लस का गामा T2 बराबर रो 1 प्लस का गामा T1। सही है क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो रो 2 क्या मिलेगा जरा देखो, रो 1 प्लस का गामा T1 अपॉन 1 प्लस का गामा T2। यस और नो? इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं बस। रो 2 का आंसर आपको मिल चुका है, रो 1 प्लस का गामा T1 अपॉन 1 प्लस का गामा T2। बोलो, एक तो यहां तक पहुंच चुका हूं मैं, अब क्या करूं यहां पर? अब करना क्या है? करना कुछ नहीं, खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, है ना? यस, मैं जानता था ऐसे ही बोलेंगे कुछ लोग। रो 2 बराबर रो 1, इसको ऊपर लेके गया तो 1 प्लस का गामा T1 इंटू 1 प्लस का गामा T2 की पावर माइनस का 1। बोलो, पहले किया हुआ स्टेप है, थोड़ी देर पहले किया था इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं अभी। फिर यहां पे बाइनोमियल एक्सपांशन, तो रो 2 बराबर आएगा रो 1 प्लस का गामा T1 और ये आएगा 1 माइनस का गामा T2। बोलो सही है? अगला स्टेप बोलो क्या हो जाएगा यहां पर? अगला स्टेप क्या लिखोगे फटाफट? रो 2 बराबर रो 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस का गामा T1 माइनस का गामा T2 माइनस का गामा स्क्वायर T1 T2। बोलो यस और नो? वही स्टेप चल रहे हैं, बस मैथ्स चल रही है आज के लेक्चर में, कुछ नहीं है, वही डेरिवेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन से सॉरी। बोलो अब क्या करूं? इसको नेगलेक्ट और यहां से रिलेशन बनते हुए नजर आने लगेगा आपको, कोई तो भी प्यारा सा। क्या बनेगा? यही बना लूं क्या? चलो देख लेता हूं। रो 2 बराबर रो 1 प्लस का, अब नहीं, अब माइनस ही कॉमन लूंगा इस बार, पक्का हूं मैं श्योर। माइनस गामा कॉमन लेने पर T2 माइनस का T1 यहां पर बचेगा। यस और नो? सो रो 2 बराबर रो 1 माइनस का गामा, अच्छा मैंने एक ही स्टेप को दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। यस और नो? ये समझ में आया क्या? लो भैया, ये आपके पास में एक रिलेशन आ चुका है। यस और नो? तो गामा का आंसर डेंसिटीज के टर्म्स में यदि पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। दो टेम्परेचर T1 T2, दो डेंसिटी रो 1 और रो 2 दे रखी हो, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। यस और नो या कुछ फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। तो आप देखिए कैसे, देखो गामा का आंसर याद कीजिए, V2 माइनस का V1 अपॉन V1 T2 माइनस का T1 था या नहीं था? तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, गामा का आंसर जो आएगा वो आएगा रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 2 और T2 माइनस का T1, ऐसा आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या? नहीं तो देख लेते हैं, नहीं तो पता लगा जल्दबाजी में मैं ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, है ना? 1 माइनस का गामा T2 माइनस का T1, नहीं यार, रो 1 दो बार आ रहा है ना, रुक जाओ, इसको देखते हैं अभी। रो 2 बराबर रो 1 माइनस का रो 1 गामा और T2 माइनस का T1, ठीक है? इसको इधर इधर, तो रो 1 गामा T2 माइनस का T1 बराबर रो 1 माइनस का रो 2, ठीक है? मतलब 1 ही आएगा, कोई बात नहीं। मेरे को लगा गामा बराबर, देखो रो 1 माइनस का रो 2 अपॉन रो 1 और T2 माइनस का T1, फर्क देखो क्या आया, 2 माइनस 1 था, यहां पे ऊपर में 1 माइनस 2 का फर्क आया, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? पहले तो इतना बता दो, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे या आप बोले कि बहुत परेशानी वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजीली किया भी जा सकता है ना? श्योर हैं आप लोग कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को श्योर होना ही चाहिए। यस और नो? सो इसी के साथ में बेटा हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को पढ़ लिया है। यस और नो?
अब हम लोग बात करेंगे यहां से आगे जो बातें होंगी ना वो होगी एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड से लेकर के। तो एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड अगला जो टॉपिक रहेगा। अभी हम लोग एक्सपांशन ऑफ सॉलिड 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 कर रहे थे, पूरा का पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी थर्मल एक्सपांशन पढ़ा है सॉलिड्स के लिए। फिर जो आपका लिक्विड का जो एक्सपांशन है वो ज्यादा बड़ा है नहीं, वो छोटा सा 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, और उन पॉइंट्स के साथ में ही आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, वहां पे कुछ अपरेंट वेट से रिलेटेड। और अभी देखो यहां पर एक बात समझिए, अभी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे फर्क पड़ेगा। क्यों सर? मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क है बेटा ये आपका, मैं तो पढ़ाऊंगा ये आपको। आप यदि रिकॉल कर पा रहे हो तो टी बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि लेंथ जो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस और नो। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर क्या फर्क पड़ सकता है इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करनी है। मैं आपको रिजल्ट तो बताने ही वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आने वाले हैं और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर? ओके, सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जो आज पढ़ा, हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस नाम से क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत करी थी टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, जो हमारे जनरल सेंस के ऊपर में बात करता है, लेकिन सेंसेस हमारे खराब भी हो सकते हैं, हमें पता चल सकता है, नहीं चल सकता है। किसी के लिए हो सकता है कोई चीज ठंडी लग रही हो, किसी को वही चीज गर्म लग रही हो, वो डिपेंड करता है कि पहली सिचुएशन क्या थी, बाद में क्या थी। हीट क्या है? हीट एनर्जी है। और टेम्परेचर के पास, हम टेम्परेचर के लिए हमारे पास कुछ स्केल थी, उसमें से सबसे स्टैंडर्ड स्केल है डिग्री सेल्सियस, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। इसमें हम लोग एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन में जा सकते हैं। कन्वर्जन में जाना है तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम लोग लिखते हैं C माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो बराबर F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल्स टू R माइनस जीरो अपॉन 80 माइनस जीरो इक्वल्स टू RA माइनस 460 अपॉन 672 माइनस 460। ये आपकी पूरी स्केल्स हो गई। यहां पर वाटर को कंसीडर किया गया है। LFP जो है लोअर फिक्स पॉइंट, वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और UFP वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसे स्टीम पॉइंट भी बोला गया है। स्केल कन्वर्जन सीखने के पश्चात हम लोगों ने देखा कि जब चीजों को गर्म किया जाता है तो चीजों में क्या होता है? एक्सपांशन होता है, और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा। थर्मल एक्सपांशन में लीनियर एक्सपांशन लेंथ दी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो T डिग्री सेल्सियस पर लेंथ LT बराबर L0 1 प्लस का अल्फा इंटू T होगी। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जो कि लीनियर थर्मल एक्सपांशन कहूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट, ठीक है। और यदि दो लेंथ वगैरह दी हैं तो उसको भी हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लीनियर के बाद में एरियल पे आते हैं तो वहां पर AT बराबर A0 1 प्लस का बीटा T आएगा। फिर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन VT बराबर V0 1 प्लस का गामा इंटू T आएगा। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। इसके बाद में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के बारे में चर्चा करी। डेंसिटी का वेरिएशन किस प्रकार से हो रहा है? तो डेंसिटी का वेरिएशन सिंपल सा था, रो टी बराबर रो नॉट 1 माइनस गामा टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही थी। ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर आज डिस्कस करी हैं। सो इसी के साथ में हमारा आज का ये लेक्चर, पहला लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, यहां पर समाप्त होता है। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए